गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र के विषय में। विभिन्न प्रकार के नदियों और झीलों की एक नई वीडियो श्रृंखला लेकर आए हैं और इसके तहत मैंने आपको दो नदी के विषय में पढ़ाए थे, जिसमें से पहला नदी जो था वह सिंधु नदी तंत्र था और दूसरा जो नदी था वो ब्रह्मपुत्र नदी था। और उसके भी पहले फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आपको नदी के विषय में विभिन्न प्रकार के नदियाँ जो आकृति बनाती है, जैसे कि गार्ज, कैन्यान, डेल्टा या सहायक नदियाँ, वितरिकाएँ और नदीय द्वीप, नदी किस तरह से विभाजन होती है, इन सभी चीज़ों के विषय में बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के विषय में। गंगा की अगर बात करें तो ये गंगा जो है वो गंगोत्री हिमालय से निकलती है और इसकी जो मुख्य नदी है उसे भागीरथी को माना जाता है। तो भागीरथी और अलकनंदा दो नदी निकलती है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड का जो एक स्थान है देवप्रयाग, वहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों आकर के मिल जाती है। और देवप्रयाग में जैसे ही ये मिलती है, इसके बाद ये नदी आगे उत्तर प्रदेश से होते हुए ये बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के बाद ये हल्का सा झारखंड और फिर थोड़ा सा इस जगह अगर बात करें थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में इन करती है, और उसके बाद फिर ये बांग्लादेश में इन करते हुए यहाँ पर जो सागर है जिसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। तो इस तरह से ये जो रूट है वो रास्ता कह सकते हैं गंगा नदी तंत्र के विषय में। अब इस गंगा में ढेर सारी सहायक नदियाँ मिलती है। इसमें दो तरह की सहायक नदियाँ मिलती है, जिसमें से एक जो है ऊपर से आती है जिसे हम हिमालय की नदियाँ कहते हैं, और दूसरी नीचे से आती है जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कहते हैं। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के विषय में बात करें तो मध्य उच्च भूमि से निकलती है। इसकी विभिन्न प्रकार की नदियों की सहायक नदियों की बात करें तो गंडक, कोसी, सोन, चंबल, बेतवा और सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है जो इस नदी में आकर के मिलती है। तो हमें इन्हीं सब चीज़ों के विषय में पढ़ना है। इसकी लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई इसका जो है वो 2500 यानी 2500 किलोमीटर है, जिसमें से सर्वाधिक भाग भारत में ही मौजूद है। आगे आने के बाद जैसे ही यहाँ पर पश्चिम बंगाल में करता है, पश्चिम बंगाल में एक स्थान है जिसका नाम है फरक्का। पश्चिम बंगाल में एक नाम है फरक्का, और उस फरक्का स्थान में आने के बाद ये एक वितरिका को छोड़ देती है और वो वितरिका पश्चिम बंगाल में इन कर जाती है, और पश्चिम बंगाल से होते हुए वो फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और ये पूरी नदी पूर्ण रूप से पश्चिम बंगाल में बहती है और इस नदी का नाम हुगली है। और इसी हुगली नदी पर कलकत्ता में सबसे बड़ा ब्रिज हावड़ा ब्रिज बना गया है। ओके, तो ये हम समझ चुके हैं कि किस तरह से जो है गंगा नदी निकलती है और अलग अलग क्षेत्रों में बहती है। इसमें अलग अलग सहायक नदियाँ बहती है। सबसे पहले इसका नाम अलकनंदा और दूसरा जो है भागीरथी। इसकी मुख्य नदी भागीरथी है जो गंगोत्री हिमालय से निकलती है। आगे इसका नाम बदल जाता है गंगा, लेकिन जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में इसमें से एक और नदी मिलती है और उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी जब इसमें मिल जाता है तो इसका नाम आगे मेघना हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा में जब ब्रह्मपुत्र मिलता है कौन से देश में? बांग्लादेश में, तो उसका नाम बदल कर हो जाता है मेघना। अब ये है गंगा नदी। अब आइए इसके विषय में विस्तार से विभिन्न चीज़ों के विषय में पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले एक चीज़ को समझते हैं। देखिए ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ये उत्तराखंड का एरिया है और यहीं से गंगा का निर्माण होता है। मुख्य रूप से अगर ये वाला जो क्षेत्र है इसी को हम जूम करके आपको यहाँ पर दिखाएं हैं। ओके, यहाँ पर ये जो डॉट दिख रहा है, यहाँ पर ये जो बिंदु दिख रहा है ये है यहाँ पर, ठीक है, ये है देवप्रयाग। ये कौन सा प्रयाग है? देवप्रयाग। ओके, अब इसके भी पहले इसमें ढेर सारी नदियां मिलती है और फिर जाकर के गंगा का निर्माण होता है। तो आइए उन सभी चीज़ों को देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो ये वाली जो नदी आपको दिख रहा है ये नदी, इस नदी का नाम है अलकनंदा, और यहाँ से उत्तर काशी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, और ये दोनों ही जिस स्थान पर आकर के मिलता है उसका नाम है देवप्रयाग, और यहाँ से ही हम इसे क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं। इसके पहले इस नदी का नाम भागीरथी है जो उत्तर काशी से निकलता है और प्रमुख रूप से इसे ही हम गंगा नदी कहते हैं। ये इसकी सहायक कहा जाता है। ओके, अब आपको समझा देते हैं। गंगा नदी में पंच प्रयाग का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो वो पंच प्रयाग कौन सा है वो आपको बता देते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है ए बी, ये दो छोटी छोटी हिमानियाँ हैं जो इसे हम धौली गंगा और विष्णु गंगा कहते हैं। ये दोनों एक स्थान पर आकर के मिलता है और जिस स्थान पर आकर के ये मिलता है उसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। जस्ट ये नदी आगे आती है, इसमें एक और नदी मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। तो नंदाकिनी जहाँ पर आकर के मिलती है हम उसे बोलते हैं नंद प्रयाग। और आगे आने के बाद यहाँ पर एक और नदी इसमें मिलती है जिसका नाम है पिंडारी। तो पिंडारी जिस स्थान पर यहाँ पर मिलती है, अभी पहले था विष्णु प्रयाग, इसके बाद हुआ था नंद प्रयाग। अब यहाँ पर जो प्रयाग होगा हम उसे बोलते हैं कर्ण प्रयाग।
अब जस्ट आगे आइएगा तो यहाँ पर एक और नदी मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी, और मंदाकिनी केदारनाथ से निकलता है। जो आप केदारनाथ सुनते हैं तो ये केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है, और यहाँ पर जो प्रयाग है उस प्रयाग का नाम है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के आगे यहाँ पर जो प्रयाग है हम उसे देवप्रयाग कहते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर आकर के जो नदी है अब इसका मुख्य नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। और हम आपको पहले ही पार्ट में पढ़ाए थे कि वह नदी जिसकी गहराई और जिसमें जल की मात्रा अधिक है उसे हम मुख्य नदी कहते हैं, और जिसमें जल की मात्रा कम है और गहराई कम है तो हम उसे सहायक नदी कहते हैं। तो यहाँ पर यह जो नदी आपको दिख रहा है ये अलकनंदा है, इसकी गहराई पिंडारी, नंदाकिनी और मंदाकिनी इन सब के मुकाबले ज़्यादा है, इसमें पानी भी ज़्यादा है, इसकी गहराई भी ज़्यादा है, जबकि इन सब की कम है, इसलिए ये सारी नदियाँ सहायक नदी कहलाएगी, और ये जो मंदाकिनी अलकनंदा जो दिख रहा है वो मुख्य नदी कहलाएगी। उसी प्रकार से उत्तरकाशी से निकलने वाली ये जो भागीरथी नदी है इसकी गहराई और अलकनंदा की यहाँ पर समान हो जाती है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया जाता है, गंगा कर दिया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो यह भागीरथी में ही जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और आगे चल के गंगा। अब यहाँ पर जो आपको पॉइंट दिखाए थे इस पॉइंट से गंगा क्या होगी, आगे निकलेगी, और ये कहाँ पर है, अभी गंगा उत्तराखंड में ही है, अभी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, क्या अभी उत्तराखंड में ही है। और ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है, ये देवप्रयाग का स्थान है, और देवप्रयाग उत्तराखंड में है। आगे आने के बाद ये उत्तर प्रदेश में इन करता है, और उत्तर प्रदेश से ये किस में चला जाता है, बिहार में चला जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में इसमें बहुत सारी सहायक नदियां मिलती है, और फिर आगे चल के ये यहाँ पर फरक्का में पहुँचती है, और फरक्का में पहुँचने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाती है। तो अब हम लोग को दूसरी चीज़ पढ़ना होगा, सहायक नदियाँ। तो आइए पढ़ते हैं कि गंगा नदी की कौन कौन सी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। एक बार आप इसे जरूर याद रखिएगा, यहाँ पर कौन सा प्रयाग आपको लिख देते हैं ताकि आपको आसानी रहेगा, ठीक है। देखिए कुल 5 प्रयाग है, जिसमें से ये वाला आपको बता दिए थे ए बी, विष्णु गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलने से यहाँ पर जो प्रयाग बनता है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। जस्ट उसके नीचे आइएगा जहाँ पर नंदाकिनी नदी मिलती है, किसमें, अलकनंदा में। अलकनंदा में जब ये दोनों धौली गंगा और विष्णु गंगा मिल जाती है तो अलकनंदा नदी का निर्माण होता है, और जब इसमें नंदाकिनी नदी मिलती है तो वहाँ पर एक नंद प्रयाग का निर्माण होता है, और जैसे ही आगे बढ़ती है तो इसमें पिंडारी नदी आकर के मिल जाती है तो कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। कर्ण, कान, कर्ण का मतलब होता है कान। ओके, आगे बढ़ने के बाद ये पिंडारी नदी लेने के बाद आगे इसमें मंदाकिनी जो केदारनाथ से निकलती है उसको भी अपने साथ ले लेती है, और उस प्रयाग को हम क्या बोलते हैं, रुद्र प्रयाग बोलते हैं। जैसे ही ये नदी आगे आती है तो अलकनंदा में सब ये जो सहायक नदी है भागीरथी ये आकर के मिल जाती है, और ये कहाँ से निकलती है, उत्तरकाशी से निकलती है, और आगे आकर के ये अलकनंदा में मिल जाती है, और अलकनंदा और भागीरथी के संगम को ही गंगा कहते हैं। बोलेगा कि गंगा का निर्माण कब होता है, तो आप बोलेगा अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा का निर्माण होता है, और कहाँ पर होता है, देव प्रयाग में, जो लास्ट प्रयाग है। तो इस तरह से 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, और अब जाकर के गंगा नदी बनेगी, और आगे इसमें बड़ी बड़ी सहायक नदियाँ मिलती चली जाएगी। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ जो है हिमालय से आकर के मिलती है, और कौन कौन सी जो नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय भारत के मध्य उच्च भूमि से आकर के मिलती है। अब आइए पढ़ते हैं गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियों के विषय में। गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियों में 2 तरह की नदियां निकलती है, जैसा हम समझ चुके हैं। पहली कुछ नदियां जो है हिमालय के क्षेत्र से निकलती है, और कुछ नदियां जो है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के क्षेत्र से निकलती है। तो देखिए जितनी भी हिमालय के क्षेत्र से निकलती है वो यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। अगर यमुना की बात करें तो जिस तरह से हमने पढ़ा था गंगा गंगोत्री हिमानी से निकलती है, तो यमुना यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, और वो आकर के किस में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। और ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसमें जल की मात्रा भी बाकी सभी नदियों के मुकाबले अधिक होती है। अगर हम यमुना नदी की बात करें, यह जो नदी दिख रहा है यह यमुना नदी है। इस यमुना नदी में जो अब इसमें बहुत सारे ऐसे, जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत की चंबल और बेतवा इसमें ही पहले से सम्मिलित है। यहाँ से चंबल आती है और फिर ये बेतवा आती है, ये दोनों ही नदियाँ यमुना में पहले से ही मिल जाती है। और इस तरह से यमुना अपने साथ चंबल और बेतवा जो मध्य उच्च भूमि से निकलती है, जो एक पठारी भाग है, उसको अपने साथ ले लेती है, और साथ लेकर के फिर कहाँ पर ले जाकर मिला देती है, गंगा नदी में मिला देती है। तो इस तरह से यमुना, चंबल और बेतवा गंगा नदी में मिल चुकी है, जिसमें से एक जो थे वो हिमालय के क्षेत्र से निकलती थी, और ये जो दोनों दिख रहा है ये मध्य उच्च भूमि यानी कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलता है, यानी जो एक पठारी भाग है।
अब हम लोग देखते हैं घाघरा, गंडक, कोसी, ये नेपाल के क्षेत्र से निकलता है और इस क्षेत्र को हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं, जिसमें से ये वाला जो नदी दिख रहा है ये घाघरा नदी है, दूसरे नंबर पर गंडक है और तीसरे नंबर पर कोसी है। घाघरा, गंडक, कोसी, घाघरा, गंडक, कोसी। तो इस तरह से ये 3 नदी है जो हिमालय के क्षेत्र से निकलती है और हिमालय के क्षेत्र से अगर बात करें तो नेपाल हिमालय से निकलती है और वह गंगा में आकर के मिल जाती है। तो इस तरह से ये हिमालय की नदियाँ हैं, जिसमें से कोसी नदी जो है वह बिहार के क्षेत्र में आकर मिलती है और ये दोनों ही नदियां उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक सोन नदी आकर के मिलती है जो उत्तर प्रदेश में ही मिलती है, जो कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और वो आकर के इसमें मिल जाती है। यह जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सोन नदी मध्य उच्च भूमि से निकलती है और वह भी गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। कोसी नदी की अगर बात करें तो कोसी एक बहुत ही खतरनाक नदी मानी जाती है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष कोसी नदी के कारण ही बिहार में बाढ़ आ जाता है। अब कारण इसका बहुत ही आसान है, क्योंकि कोसी जो है हिमालय से निकलती है, इसमें जल की मात्रा अधिक होती है और ये गार्ज का निर्माण कर देती है, जिससे अधिक मात्रा में जल को बहा करके लाती है और इतने ज़्यादा जल लाती है कि इसका प्रसार बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए प्रत्येक साल बिहार में इस कोसी नदी के कारण बाढ़ हो जाता है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा बिहार का शौक किसे कहा जाता है तो उसे कोसी नदी को कहा जाता है। और कोसी नदी किस में आकर के मिलती है, अंततः वह गंगा नदी में आकर के मिलती है। तो हमने समझ लिया इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सोन। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सोन। उल्टा भी पढ़ सकते हैं, सोन, बेतवा, चंबल, कोसी, गंडक, घाघरा, यमुना। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है गंडक, घाघरा, कोसी, सोन, गंडक, घाघरा, कोसी, सोन। और ये जो बड़ी वाली नदी दिख रहा है ये यमुना नदी है और इसमें पहले से ही चंबल और बेतवा जो है वो मिला हुआ है। तो इस तरह से ये सारी क्या थी, इसकी सहायक नदियाँ थी। तो हमने पढ़ लिया सहायक नदियों के विषय में। अब हम लोग आगे यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या क्या बातें होती है, कैसे ये फरक्का में टूट जाती है और एक भाग बांग्लादेश में जाती है, दूसरा भाग हुगली नदी का निर्माण करता है, इसमें से एक भाग मेघना कहलाता है। तो आइए हम इसको भी आपको जूम करके दिखा देते हैं ताकि आपको एक बेहतर व्यू मिल जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पर हमने आपको जूम कर दिया। ये जो सर्कल में एरिया दिख रहा है इस एरिया को हम यहाँ पर दिखाएं तो गंगा जैसे ही आगे बढ़ती है तो वो पश्चिम बंगाल में इन कर जाती है। ये जो एरिया है ये पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का है और यहाँ पर जो जगह है इसका नाम है फरक्का। और फरक्का में पहुंचने के बाद ये 2 भागों में टूट जाती है। एक जो मुख्य नदी है वो आगे भाग जाती है, मतलब आगे चली जाती है और वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये बांग्लादेश का एरिया है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और उसकी एक वितरिका जो है वो आगे इस ओर बढ़ जाती है और पूर्ण रूप से ये पश्चिम बंगाल में बहती है। जो वितरिका टूटती है वो केवल पश्चिम बंगाल में बहती है और उस वितरिका का नाम हुगली है। हुगली, ओके, हुगली लिख देते हैं, सॉरी क लिखा गया था। हुगली नदी है और हमने आपको पहले ही बताया कि हुगली नदी पर ही क्या बना है, हावड़ा ब्रिज बना हुआ है कोलकाता में, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक मुख्य नदी बह रही है और इस ओर हुगली नदी बह रही है और इसके बीच में एक बड़ा सा क्षेत्र बन रहा है। जब एक नदी 2 अलग अलग भागों में बंट जाती है और उसके बीच में जो स्थान बचता है हम उसे डेल्टा कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि नदियाँ अपने साथ जो गार्ज लाती है, अपने साथ जो कीचड़ वगैरह बहा करके लाती है, उसे चूँकि ये मैदानी क्षेत्र में पहुंच जाती है। देखिए देवप्रयाग में मिलने के बाद वो जैसे ही उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ता है वो कहाँ पहुंच जाता है, मैदानी क्षेत्र में। मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो हरिद्वार, गंगा नदी हरिद्वार में पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ करके मैदानी भाग में पहुंच जाती है। हरिद्वार के पहले तक गंगा पर्वतीय क्षेत्र में बह रही थी और पर्वतीय क्षेत्र में नदी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज होता है, लेकिन हरिद्वार के बाद वो केवल मैदानी क्षेत्र में बहती है और फरक्का तक। हरिद्वार में जो क्षेत्र है वहाँ से आगे तक, फरक्का नहीं उससे आगे का जो क्षेत्र है वहाँ से लेकर के आगे का क्षेत्र जो है वो मैदानी क्षेत्र में बहता है और मैदानी क्षेत्र में पानी का बहाव जो होता है वो धीमा होता है। तो जब पानी का बहाव धीमा होता है तो वो अपने साथ लाए हुए कीचड़, गाद, सिल्ट को नहीं बहा पाती है और वो धीरे धीरे उसे जमा कर देती है। और जब यहाँ पर जमा हो जाता है तो वो आगे नहीं जाता है और आगे नहीं जाने के चलते चूंकि पानी तो बहेगा ही, चाहे वो दाएं बहे, बाएं बहे या सीधा बहे, चूंकि सीधा नहीं बह पाता है तो वो 2 भागों में बढ़ जाता है।
और इस तरह से दो वितरिकाएं बन जाती है और इसीलिए इस बीच में जगह बन जाता है और इस जगह को हम लोग डेल्टा कहते हैं। और गंगा नदी द्वारा निर्मित डेल्टा को हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा डेल्टा कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा। कहाँ पर बनता है? गंगा नदी से निर्मित होता है और मुख्य रूप से यह बांग्लादेश और भारत का जो पश्चिम बंगाल है उन क्षेत्रों में मौजूद है। तो हमने समझ लिया डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। अब देखिए, जैसे ही ये आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी भी आ जाती है। और जब हम आपको ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि ब्रह्मपुत्र नदी असम से जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम जमुना हो जाता है और यहाँ पर इसकी सहायक नदी यमुना है। तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। जामुन खाए ना आप, आम, इमली, कटहल, जामुन, तो जामुन जो होता है इसी से इसका नाम जमुना है। ओके ना, जामुन से याद रखिएगा जमुना। और गंगा में नदी में मिलने वाली जो नदी है उसका नाम है यमुना। तो ये जमुना और गंगा जब यहाँ आकर के मिल जाती है तो उसका नाम हो जाता है मेघना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेघना। और यही मेघना क्या होती है? आगे चल के अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। और हुगली नदी भी पश्चिम बंगाल में आगे कलकत्ता से होते हुए ये कहाँ पर जाकर मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। और इस तरह से दोनों ही नदियाँ अरब सागर में मिल जाती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। इससे भी ज़्यादा है अगर पूर्ण रूप से मापा जाए तो 2500 किलोमीटर है। और इसका सर्वाधिक भाग भारत में देखने को मिलता है, यानी कि इसका सबसे अधिक भाग भारत में। जैसे सिंधु नदी पढ़े थे तो सिंधु नदी जो भारत में कम था, केवल लद्दाख और जम्मू कश्मीर में था, उसी प्रकार से जब हम ब्रह्मपुत्र नदी देखें तो उसका अधिकतर भाग तिब्बत में था और भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में ही थोड़ा सा था। बाकी उसका नदी किस में चल गया था? बांग्लादेश में चल गया था। लेकिन अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी का अधिकतर भाग भारत में है। इसलिए आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। ओके, तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के विषय में पढ़ लेते हैं जो गंगा नदी से जुड़ा हुआ है। देखिए, कुछ मुख्य पॉइंट इस प्रकार से है। गंगा की जो मुख्य धारा है वह भागीरथी है। यानी अगर आपसे पूछेगा कि गंगा कहाँ से निकलती है तो जहाँ से भागीरथी निकलती है गंगा नदी भी वहीं से निकलती है। और भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगोत्री हिमानी कहाँ पर है? अच्छा, गंगोत्री हिमानी उत्तरकाशी जिले में है, उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिले में। और ये उत्तरकाशी कौन सा राज्य में है? उत्तराखंड में मौजूद है। तो अगर आपसे पूछेगा गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है तो आप बोलेगा गंगोत्री हिमानी से है, क्योंकि भागीरथी गंगोत्री हिमानी से ही निकलता है और गंगोत्री हिमानी को ही मैन गंगा नदी माना जाता है, यानी मुख्य धारा माना जाता है। हरिद्वार में पहुंचने के बाद वह पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ देती है। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ने के बाद वो मैदानी भाग में निकल जाती है और मैदानी भाग में जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि नदियों की जो बहाव है वो बहुत ही धीमा होता है। पर आगे देखिए, दो तरह की सहायक नदियां मिलती है, प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली सहायक नदियां और हिमालय से आने वाली सहायक नदियां। तो इन दोनों में कुछ कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा। जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत से नदियां आती है, चूंकि वो 12 मासी नहीं होती है, इसलिए उसमें पानी की मात्रा भी कम होती है, यानी इसमें जल की मात्रा कम होगी और अपने साथ ये किसी भी तरह का गाद, सिल्ट वगैरह उतनी अधिक मात्रा में नहीं लाएगी। जबकि हिमालय से आने वाली जितनी भी प्रकार की सहायक नदियाँ हैं उसमें जल की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। ओके, जल की मात्रा, इसमें हम डाउनवर्ड तीर कर देते हैं, मतलब जल की मात्रा कम और इसमें जल की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। कारण यह है कि ये हिमालय के बर्फ पिघलने से भी आता है और वर्षा द्वारा जो जल प्राप्त होता है उससे भी जल आता है, इसलिए इसमें गाद सिल्ट की मात्रा भी अधिक होती है। इसीलिए हिमालय की ओर से आने वाली नदियों से इसमें जल की मात्रा अधिक हो जाती है। इसलिए उन क्षेत्रों में ज़्यादातर क्षेत्रों में आपको बाढ़ देखने को मिलता है और यही कारण है कि इसमें ढेर सारी सहायक नदियाँ मिलती है और इसीलिए वो बाढ़ लाता है। इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर से भी अधिक है। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट इस प्रकार से है। अब देखिए, अगला जो पॉइंट है वो इस प्रकार से है, नमामि गंगे परियोजना। यह भी गंगा नदी से जुड़ा हुआ है। नमामि गंगे परियोजना। देखिए, गंगा नदी में इतना ज़्यादा प्रदूषण फैला है, इतना ज़्यादा इसमें मल प्रवाहित किया गया है कि बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है, जिसके चलते ये पीने लायक नहीं रहा था और ना ही इसमें नहाने लायक रहा था। इसीलिए गंगा को स्वच्छ करने एवं साफ करने के लिए एक परियोजना पारित की गई थी जिसे नमामि गंगे परियोजना के नाम से जाना गया था। और इसका मुख्य लक्ष्य यह था कि गंगा नदी में मौजूद जितने भी प्रकार के प्लास्टिक या अन्य प्रकार के अपशिष्ट है उसे निकालना और गंगा नदी को पूर्ण रूप से स्वस्थ करना। देखिए, गंगा नदी में डॉल्फिन जो है मछली पाया जाता है और वह गंगा नदी को साफ कर रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा था कि गंगा नदी में मौजूद डॉल्फिन जो था उसके लिए भी खतरा बन गया था और वह भी संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल हो गया था। लेकिन अभी कोरोना काल में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और गंगा नदी खुद ब खुद साफ हो गई
और वर्तमान में गंगे नमामि गंगे परियोजना जो था वह आने वाले भविष्य में जरूर काम करेगी, अगर आगे इसी तरह से प्रदूषित होते रहा। प्रदूषण होने का मुख्य कारण यह है कि जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं और बहुत सारे ऐसे जो कह सकते हैं बड़े बड़े शहर हैं, और बड़े बड़े शहर से आने वाले जो गंदगी है वो पूर्ण रूप से सीधे गंगा नदी में प्रवाहित की जाती है, और साथ ही साथ जितनी भी फैक्ट्री है उसका सीधा केमिकल जो है वगैरह जो भी यूज किया जाता है उसे डायरेक्ट उसमें बहा दिया जाता है, जिसके चलते गंगा जो है पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गया था। और उसी के लिए कौन सा परियोजना शुरू किया गया था? नमामि गंगे परियोजना। ओके, इसके विषय में आप यूट्यूब या गूगल कर सकते हैं और भी जानकारी आपको स्पेशल मिल सकता है। अब देखिए, जो डेल्टा के विषय में आपको बताए थे, जो डेल्टा है गंगा नदी द्वारा निर्मित डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। तेजी से वृद्धि करने का मतलब इसकी सुंदरता और इसका जो बनावट है वो तेजी से वृद्धि भी करता है, घटते रहता है। इसका कारण यह है कि इसमें जल स्तर बढ़ते घटते रहता है और बहुत बार जो है इस डेल्टाई क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो है समुद्र से आने वाली लहरों या समुद्र से आने वाले तूफानों से इसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बीच में जो अलग अलग प्रकार की तूफानें, जैसा कि आप सुनेंगे यास तूफान, तितली तूफान, ये भी इन क्षेत्रों में आते रहता है, जिससे इनको बहुत ज़्यादा तबाही या कह सकते हैं क्षति का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह बहुत ज़्यादा बड़ा है और तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। अब इसके विषय में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सुंदरवन डेल्टा है, इसे सुंदरवन डेल्टा क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि यहाँ पर एक सुंदरी पादप पाया जाता है और इसी सुंदरी पादप के कारण इसका नामकरण सुंदरवन डेल्टा का किया गया है। तो ही यहाँ पर एक प्रकार का टाइगर पाया जाता है जिसे हम रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। तो ये था गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा के विषय में और पूर्ण रूप से गंगा नदी के विषय में। अगर कोई पॉइंट आपके मन में है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।